नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। पुतिन की धमकी के बाद रूस ने सचमुच में अमेरिका के बॉर्डर पर तैनात कर दिया न्यूक्लियर सबमरीन। शपथ लेने के तुरंत बाद सबसे पहले जॉर्जिया मेलोनी से मिलने इटली जाएंगे मोदी। फोन पर हो गई है बात। नेहरू के बाद मोदी भी फंस गए चीन के चंगुल में, लेकिन ताइवान पर झटका देकर चीन को चारों खाने चित कर दिया है। नेपाल ने सभी को चौंकाते हुए 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इसमें भारत और अमेरिका भी शामिल। भारत के दबाव के कारण बांग्लादेश में झुका अमेरिका बोला, भारत के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। 3700 साल पहले हुआ था परमाणु हमला। पाकिस्तान में अद्भुत सबूत देखकर पूरी दुनिया हैरान। उइगर मुसलमानों को लेकर तुर्की और चीन आमने सामने। पहली बार मचा घमासान। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले को 8 लाख का इनाम किसने दिया? चौंकाने वाला नाम आया सामने। जेल के अंदर से केजरीवाल को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान आया सामने। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, रूस ने अमेरिका के बॉर्डर के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है। अब रूस अपनी परमाणु पनडुब्बी क्यूबा भेज रहा है, जो अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। क्यूबा को अमेरिका के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कम्युनिस्ट देश क्यूबा ने कहा है कि पनडुब्बी में परमाणु बम नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए क्यूबा के लोगों की भर्ती कर रहा है। हाल ही में भारत ने क्यूबा को कई सारे हेल्थ से रिलेटेड सहायता सामग्री भेजी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली इंटरनेशनल यात्रा पर इटली जाएंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उनकी यात्रा 13 से 15 जून तक होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी ने फोन पे मेलोनी को धन्यवाद दिया। अभी तक नए विदेश मंत्री का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि एस जयशंकर को फिर से ये जिम्मेदारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी करेंगे। इसके बाद जुलाई में कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मोदी को स्विट्जरलैंड में आगामी शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया है। मोदी ने वैश्विक शांति की वकालत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने पर अभी स्पष्ट नहीं किया है। चीन के मामले में भारत इसलिए कंफ्यूज दिखता है क्योंकि जयशंकर बार बार कहते हैं कि चीन और भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों देशों का कारोबार $100 अरब को भी पार कर गया है। वन चाइना पॉलिसी चीन की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके तहत चीन विदेशी देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध इसी आधार पर बनाता है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा माने और दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है, इस सिद्धांत का पालन करे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ताइवान के राजदूत चुंग क्वांग TN और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष लोब्संग सांगे को अपनी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया था और चीन को साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि मोदी सरकार की नीति ताइवान को लेकर क्या रहने वाली है। लेकिन उसके ठीक बाद मोदी सरकार ने चीन के साथ फिर से नजदीकी संबंध बनाने शुरू कर दिए। ताजा विवाद में ये हुआ है कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने भारतीय प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए शुभकामनाएं दी, जिस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और कहा कि ताइवान को भारत को बधाई देने का हक नहीं है, क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार ने धमकाने वाले लहजे में कहा कि मोदी ने हद पार कर दी है और भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल है। ये फैसला नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पार्टी से गठबंधन तोड़ने और KP शर्मा ओली से हाथ मिलाने के 3 महीने बाद लिया है। हो सकता है कि इन जगहों पर अब नए गठबंधन के अनुसार नए राजदूत को भेजा जाएगा। नेपाल सरकार ने ये कदम नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड की रविवार को भारत की संभावित यात्रा से पहले उठाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सरकार के कदम को गैर राजनीतिक बताया। बांग्लादेश के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध देखे गए हैं। अमेरिका का आरोप था कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए,
लेकिन अब संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के कहने पर अमेरिका ने अपना रुख बदला है। ये चीन से मुकाबले के लिए जरूरी है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने 14 से 16 मई को बांग्लादेश की यात्रा की। उनसे पूछा गया कि अमेरिका बांग्लादेश को नई दिल्ली के चश्मे से कैसे देखता है। इस पर उन्होंने कहा, अमेरिका बांग्लादेश में अपने हितों को अमेरिका के हित के चश्मे से देखता है। मैं कहूंगा कि कभी कभी अमेरिका भारतीय नीति को प्रभावित करता है और कभी कभी भारत अमेरिका की नीति को प्रभावित करता है। इसे ही कूटनीति कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की तबाही को लेकर विशेषज्ञ बिली कार्सन ने दावा किया है कि वहां परमाणु विस्फोट हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो इंडस वैली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से खत्म हुआ। भारत के एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर के बारे में आज भी हमें कुछ खास नहीं पता। ये प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो है, जिसे ब्रिटिश भारत में खोजा गया और विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसके विनाश को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने बड़ा दावा किया है। खुदाई में मिले कंकालों में असामान्य रूप से उच्च रेडिएशन स्तर पाया गया है। कार्सन ने कहा कि इमारतें और रेत कांच में बदल गई, जो परमाणु विस्फोट के संकेत हैं। शव अभी भी सड़क पर पड़े हुए हैं, जिन्हें जानवरों ने नहीं खोदा। उसका मानना है कि 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले विस्फोट से ये अवशेष बने हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने एलियंस के धरती पर होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि एलियन हमेशा से इस धरती पर थे और उन्होंने मनुष्यों को उनके लिए दास की तरह काम करने के लिए मैनिपुलेट किया। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन और तुर्की में बढ़ा पारा। खलीफा एर्दोआन के मंत्री ने ड्रैगन से कर दी 2 टूक मांग। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने बीजिंग यात्रा के दौरान उइगर मुस्लिम अधिकारों की पैरवी की, जिससे चीनी अधिकारियों में असहजता उत्पन्न हुई है। उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की, लेकिन उइगर समूहों ने उनके खुलकर बयान न देने पर आलोचना की। हालांकि फिदान के आतंकवाद विरोधी रुख और वन चाइना पॉलिसी के समर्थन ने संतुलन बनाने में मदद की। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर के पक्ष में उतरा खालिस्तानी आतंकी पन्नू। 8 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। पन्नू ने एक वीडियो जारी करके सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर की तारीफ की है। उसने कहा कि कुलविंदर ने कंगना को मारकर एकदम ठीक किया है, वो उससे खुश है और अभिनेत्री और सांसद कंगना को थप्पड़ मारने के लिए कुलविंदर को $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पन्नू ने अपने वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर से खराब भाषा का इस्तेमाल किया है। इमरान बोले, भारत में चुनाव से पहले केजरीवाल को जमानत मिली, मुझे जेल में रखा गया। पाकिस्तान में अनकहा मार्शल लॉ लागू है। पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान की कॉपी को किया नमन, माथे से लगाया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।